हेलो एवरीवन, आशीष हियर। और आज हम आपका स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होता है और ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी को कैसे पैथोजन से प्रोटेक्ट करने वाली है, क्योंकि जब भी आपको कोई डिजीज़ लगता है तो उस डिजीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी बॉडी का इम्यूनिटी ही वीक हो जाएगा तो हमारा बॉडी कोई भी पैथोजन से डील नहीं कर पाएगा, उसको उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता। तो इम्यूनिटी क्या होता है, कैसे वर्क करेगा, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो डायरेक्टली चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे। और आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी, और स्पेसिफिकली आज का जो वीडियो होने वाला है वो इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में होने वाला है। तो समझते हैं इम्यूनिटी क्या होता है। जनरली आपने देखा होगा कि जब भी आपको कभी कोई पैथोजन आपकी बॉडी को अटैक करता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी उसको खुद हील करने की कोशिश करता है, उस पैथोजन को किल करने की कोशिश करता है। तो जनरली बॉडी कैसे उस पैथोजन को के अगेंस्ट फाइट करता है, कैसे उन सब चीज़ों जितने पैथोजन है उसको एलिमिनेट करता है, तो ये सब बेसिकली बॉडी के एक स्पेशल पावर या बोल सकते हैं स्पेशल कैपेसिटी की वजह से होता है। उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। तो अगर मुझे इम्यूनिटी डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा इम्यूनिटी? तो इम्यूनिटी क्या है? बॉडी की वो कैपेसिटी या बॉडी की वो पावर जिससे कि वो पैथोजन के अगेंस्ट रिएक्ट करता है या पैथोजन को एलिमिनेट करता है, उसको मैं इम्यूनिटी बोलता हूं। या सिंपल डेफिनेशन के बेसिस में इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन, या मैंने जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट अ पैथोजन और डिजीज, यानी बॉडी का वो रेजिस्टेंस पावर जो वो पैथोजन और डिजीज का अगेंस्ट शो करता है ताकि वो बॉडी के अंदर ग्रो ना कर पाए। उस पावर या उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलने वाले हैं? सिंपल इम्यूनिटी बोलेंगे। ठीक है। अब इम्यूनिटी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स को पहले डील कर लेते हैं, क्योंकि इन टर्म्स की हमें बार बार रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म मैंने यहाँ पे डील किया है दैट इज एंटीजन या एग्लूटिनोजन। एंटीजन बेसिकली क्या होता है? ये एक प्रोटीनियस सब्सटेंस होता है विच स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये मान लो ये कोई एक पैथोजन सेल है, तो पैथोजन सेल्स की क्या होता है, हर एक पैथोजन सेल्स के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स या सिंपली बोले ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये स्पेसिफिकली क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ये क्या होंगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे। तो हर एक पैथोजेंस के ऊपर या हर एक सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो उस सेल की आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, या सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये उस सेल का आधार कार्ड है, यानी वो सेल की आइडेंटिटी को बताता है। तो यही जो ये एंटीजन है ये क्या करता है, सपोज करो हमारी बॉडी के सेल्स के पास एक स्पेसिफिक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है, तो हमारे बॉडी का जो WBC है वो उसको ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके बैठा हुआ है। ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई पैथोजन है, जैसे कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो बॉडी क्या है उस एंटीजन को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता कि ये जो पैथोजन है क्या वो हमारे सेल से मिलता जुलता है, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। और इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से वो क्या करता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करने लग जाता है और उसको वो किल करने की कोशिश करता है। सो अगर मुझे एंटीजन डिफाइन करना हो तो क्या है, ये स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स है जो कि एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, यानी अगर एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा तो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो हम ये सिंपली बोल सकते हैं एंटीजन क्या है, एक ऐसा स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन या सिंपली प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं, और ये साथ के साथ हर एक सेल की आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं कि उस सेल की आइडेंटिटी क्या है। ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन और एनी फॉरेन पार्टिकल। तो ये जो एंटीजन है क्या है, सरफेस पे, जैसे मैंने अभी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया, जैसे सपोज करो पैथोजेनिक सेल है तो इसके सरफेस पे प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो सरफेस टू सरफेस रिकॉग्निशन में भी ये हेल्प करता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो एंटीजन का डेफिनेशन समझ में आ गया। एंटीजन क्या होता है? किसी भी पैथोजन या किसी के सेल के ऊपर प्रेजेंट ग्लाइकोप्रोटीन जो उस सेल की आइडेंटिटी को बताता है, यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एंटीजन क्या है, एक सेल का आधार कार्ड होता है। सिंपल सी बात।
नेक्स्ट अब बात करते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज क्या होता है? जनरली ये भी एक कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन है जिसको बी लिम्फोसाइट सिक्रीट करता है इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। यानी अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन अगर एंटर करता है तो उस पैथोजन के अगेंस्ट क्या करता है हमारी बॉडी, कुछ एंटीबॉडी सिक्रीट करता है। तो वो जो एंटीबॉडी है या जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। यानी पैथोजन या एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो यहाँ पर सिक्रीट होगा ग्लाइकोप्रोटीन्स उनको हम बोलेंगे एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी को हम एग्लूटिनिन भी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी को किसी भी पैथोजन से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। यानी कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है या कोई भी पैथोजन एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट फाइट करता है। उसके अगेंस्ट ये क्या है? एंटीजन का अगेंस्ट बॉडी है, यानी कि उसके अगेंस्ट वर्क करने वाला है ये, ठीक है। तो यही लिखा है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीटेड बाय बी लिम्फोसाइट इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, यानी एंटीजन के रिस्पॉन्स में इसका सिक्रीशन होगा। एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। तो एंटीबॉडीज का काम क्या होता है? बॉडी के प्रोटेक्शन में हेल्प करना, यानी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन क्या होता है? सपोज करो ये आपका क्या है? एक एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है। तो एंटीजन एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होगा, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन करती है आपस में कि एंटीजन को आइडेंटिफाई कर लिया एंटीबॉडी ने, उसके बाद उसको किल करने की कोशिश करेगा। तो जो ये रिएक्शन होगा इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एग्लूटिनेशन क्या होगा? एग्लूटिनेशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो डेफिनेशन में लिखिए, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस इज कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन। यानी एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन है उसको हम एग्लूटिनेशन कहते हैं, ठीक है। और क्या होगा? स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड एज सीरोलॉजी। ये टर्म आपको याद रखना है, सीरोलॉजी। सीरोलॉजी बेसिकली क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन की स्टडी को बोलते हैं हम सीरोलॉजी, ठीक है। तो अभी हमने समझा टर्म एंटीजन एंटीबॉडी और एग्लूटिनेशन, और जिसके अंदर हमने सीरोलॉजी समझा। तो एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन, उसकी स्टडी को बोलते हैं सीरोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे अब आते हैं। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी के टाइप्स की। तो अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में जनरली दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक को हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी या कंजेनाइटल इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। दूसरी क्या है आपकी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी, यानी ये सारी चीजें टर्म एक ही हैं। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? इन्नेट इम्यूनिटी हम ऐसी इम्यूनिटी को बोलते हैं जो किसी चाइल्ड के अंदर या किसी बेबी के अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? ये होगा प्रेजेंट बाय बर्थ। ये जन्म से ही प्रेजेंट होता है। क्योंकि जन्म से क्यों प्रेजेंट होता है कि अगर बेबी कोई मतलब डिलीवर हुआ है तो उस बेबी के पास अगर पहले से कुछ इम्यूनिटी नहीं प्रेजेंट होगा तो हमारे एटमॉस्फेयर में पैथोजन्स तो भर भर के पड़े हुए हैं, तो कोई भी पैथोजन अटैक कर सकता है। तो ऐसी इम्यूनिटी जो बेबी को बाय बर्थ से मिलती है, यानी जन्म से ही जो इम्यूनिटी मिलती है, उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी या कंजेनाइटल। और ये कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी ऐसा नहीं कि मतलब कि फिक्स है हर एक बैक्टीरिया के लिए एक ही होगा। यहाँ पे क्या नॉन स्पेसिफिक है, यानी सबके लिए कॉमन है ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया आएगा तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनेंगे या स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनेंगे, सभी के लिए कॉमन होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? प्रेजेंट बाय बर्थ। उसके बाद ये जनरली बॉडी को क्या करता है? फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है। ये इन्नेट इम्यूनिटी क्या करता है? फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है। फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या होता है? सपोज करो जैसे मान लेते हैं हम प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर सेंटर में होता है, उसके अराउंड सबसे ज्यादा एसपीजी कमांडोज होते हैं, उसके ऊपर आईटीबीपी जनरली या दूसरे कोई भी फोर्सेज होते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं? पुलिस वाले होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे आउटर लेयर है उसके जस्ट इनर वाला लेयर, यानी फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन। तो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन जो डिफेंस का होता है, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, वो कौन प्रोवाइड करता है? इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। यानी फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन बनाएगा? इन्नेट इम्यूनिटी बनाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है और फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है। तो जनरली इसी के बारे में हम डिटेल करने वाले हैं आज के लेक्चर में। पूरा का पूरा जो वीडियो हमारा डेडिकेटेड है वो इन्नेट इम्यूनिटी के ऊपर ही है हमारा, ठीक है। दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो अभी नाम से पता चल रहा है जैसे एक्वायर्ड या एडेप्टिव। एक्वायर्ड का क्या मतलब होता है
कि जब कोई बेबी डिलीवर हो जाता है, इस मतलब कि अपने इकोसिस्टम में कंटिन्यूसली सर्वाइव करता है, तो कंटिन्यूसली क्या होगा, पैथोजन उसको इनकाउंटर करेगा, कंटिन्यूसली वो एनवायरमेंटल चेंज या फिर पैथोजन से कंटिन्यूसली इनकाउंटर करता रहता है। तो जब भी कोई पैथोजन उसके अंदर एंटर करेगा, तो पैथोजन के एंटर के बाद बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करती है। तो पैथोजन की एंट्री के बाद जो बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करता है, ठीक है, इम्यूनिटी कब डेवलप हो रहा है, पैथोजन की एंट्री के बाद। अगर पैथोजन की एंट्री के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करूंगा, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे डेवलप होता है, डेवलप बाय द encounter with पैथोजन। ठीक है, ये पैथोजन के एनकाउंटर के बाद होता है। नहीं, पैथोजन एनकाउंटर कर लेगा यानी पैथोजन से भिड़ंत हो जाएगी, नहीं एक बार लड़ लेंगे, लड़ के हार जाएंगे, उसके बाद ये ऑलरेडी डेवलप करके बैठेगी। ठीक है, ये स्पेसिफिक नेचर का होता है। जैसे सपोज करो कोरोना वायरस आया उसके लिए अलग से बनेगा, कोई टीबी का वायरस आया उसके लिए अलग बनेगा, अगर सपोज को कॉमन कोल्ड का है तो उसके लिए अलग बनेगा। तो ये क्या है, स्पेसिफिक है, यानी हर एक का ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं करेगा। इननेट क्या कर रहा था, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट कर रहा था, ये एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं करता, हर एक के लिए ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर कोई पैथोजन अलग है तो उसका ट्रीटमेंट भी अलग होगा। अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है कि इसमें बॉडी खुद लड़ता है, खुद लड़ने के बाद खुद से एंटीबॉडी डेवलप करता है। तो एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा कि बॉडी खुद से एंटीबॉडी डेवलप करता है, और पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि बाहर से बना बनाया आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी को हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं और उससे फिर पैथोजन को किल करते हैं। जैसे सपोज करो अगर किसी को स्नेक बाइट का केस है, स्नेक बाइट के केस में क्या होगा कि अगर हम ये वेट करें कि बॉडी खुद से एक्टिवली एंटीबॉडीज प्रिपेयर करके इस स्नेक विनम को डिस्ट्रॉय करेगा, तो उस कंडीशन तक तो पेशेंट ऊपर गया हमारा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड यानी जो ऑलरेडी हमने प्रिपेयर कर रखा है एंटीबॉडी, उसको डायरेक्टली लेके आते हैं, उसके अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। यानी आर्टिफिशियली पहले से जो प्रिपेयर एंटीबॉडी है अगर उसको बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो उससे जो इम्यूनिटी डेवलप होता है उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में कोई भी मेमोरी मतलब कि सेल कोई भी मेमोरी प्रिजर्व नहीं करता, लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, मेमोरी प्रिजर्व करता है। तो इसमें क्या करता है, प्रिजर्व मेमोरी, इसमें मेमोरी प्रिजर्व करता है, इसलिए कि नेक्स्ट टाइम अगर वो जब दोबारा आएगा तो उसको बहुत ज़्यादा जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा उस सेल का वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। लेकिन इसमें क्या है कि ऑलरेडी प्रिपेयर फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज है तो उसमें कोई भी मेमोरी प्रिजर्व नहीं होता। ठीक है, तो डज नॉट प्रिजर्व मेमोरी, इसमें कोई भी मेमोरी प्रिजर्व नहीं होता है। तो अभी हमने देखा इम्यूनिटी क्या होता है, बॉडी की रेजिस्टेंस जिससे कि वो पैथोजन या डिजीज को किल करता है। दो टाइप की होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट का मतलब होता है कि ये ऐसी इम्यूनिटी आपको बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। ठीक है, और एक्वायर्ड क्या है, बॉडी मतलब कोई भी पैथोजन के एनकाउंटर के बाद बॉडी डेवलप करता है। दो टाइप की होती है, एक्टिव पैसिव। एक्टिव का मतलब जहाँ पे बॉडी खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है एंटीबॉडीज बनाने में, एक्टिव हो जाएगा। पैसिव का मतलब यहाँ पे ऑलरेडी हैंडमेड या फिर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं और वो हमारे पैथोजेंस को किल करने में हेल्प करता है। तो इसमें मेमोरी प्रिजर्व नहीं होती, एक्टिव में मेमोरी प्रिजर्व होती है। अब हमारा मेन फोकस है इन्नेट इम्यूनिटी को डिटेल करना, तो इन्नेट इम्यूनिटी को डिटेल करते हैं। तो अगर हम बात करें इन्नेट इम्यूनिटी की, तो जैसा मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये क्या है, प्रेजेंट बाय बर्थ, ये जन्म से ही प्रेजेंट होता है और ये फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को बनाता है। फर्स्ट एंड सेकंड लाइन को मतलब कि बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर हुआ तो ये क्या हो गया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया कि बॉडी के अंदर पैथोजन को एंटर करने से रोकना है। ठीक है, तो एंटर करने से कैसे रोकेंगे, तो जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो बहुत सारे बैरियर्स से मिलकर बनता है, क्योंकि इन्नेट इम्यूनिटी का मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो पैथोजन को बॉडी के अंदर एंटर ही ना होने दे, क्योंकि अगर एंटर हो गया तो फिर तो एक्टिव इम्यूनिटी आ ही जाएगी पास में। बट इन्नेट इम्यूनिटी का प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि हमें पैथोजन को बॉडी के अंदर आने से रोकना है। तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे बैरियर बनाते हैं। ठीक है, उन बैरियर्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और उन्हीं को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जनरली क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होगा, बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है और प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है पैथोजन को
बॉडी के अंदर एंटर ना होने दे। और उसके लिए वो क्या करता है, बहुत सारे बैरियर्स क्रिएट करता है, जिसमें से जो पहला बैरियर है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर या एनाटॉमिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम मतलब कि फिजिकली पैथोजन की एंट्री को रोकते हैं, ठीक है। तो कैसे रोक सकते हैं, सबसे पहला तो हमारा स्किन होता है। तो स्किन की जो अपर लेयर होती है वो डेड लेयर होती है। वो डेड लेयर किसकी बनी होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम की बनी होती है। तो क्योंकि डेड लेयर है तो यहाँ पे अगर पैथोजन एंटर भी करता है, यहाँ पे स्ट्राइक भी करता है, तो क्योंकि डेड लेयर है तो पैथोजन यहाँ पे ग्रो ही नहीं कर सकता। पहला क्या है, स्किन है। दूसरा क्या है, आपको सपोज करो फूड लेते हो तो फूड के अंदर भी तो बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है, नोज के थ्रू भी जा सकता है। तो यहाँ पे रोकने के लिए क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस सेल्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि फिजिकली रोकना चाह रहे हैं तो फिजिकली पहला तो आउटर साइड से स्किन रोक देगा। अगर सपोज करो ओरल या नेजल पैसेज से पैथोजन एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे वहां पे क्या है, म्यूकस प्रेजेंट है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन ये क्या करता है, फिजिकल बैरियर है, ये पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करता है। यहाँ पे स्किन की डेड लेयर है तो डेड लेयर पे ग्रो नहीं कर सकता। म्यूकस क्या होता है, थिक डेंस फ्लूइड होता है, अगर पैथोजन उसके अंदर फंस भी गया तो इतना ज्यादा डेंस है कि वहां पे वो ग्रो नहीं कर सकता। तो ये क्या है, फिजिकल बैरियर क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। तो यही एनाटॉमिकल बैरियर में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एक तो होता है हमारा स्किन और दूसरा क्या होता है, म्यूकस, ठीक है। तो स्किन क्या है, आउटर लेयर ऑफ स्किन इज क्या है, डेड, मेड अप ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। आउटर लेयर किसकी है, डेड लेयर होती है जो कि स्ट्रेटम कॉर्नियम की बनी होती है। सो बैक्टीरिया डज नॉट ग्रो और एंटर इनटू इट, ठीक है। उसके बाद जो स्किन का पीएच होता है, पीएच भी हाई होता है। पीएच मतलब कि क्या है, पीएच की वजह से क्या होगा, इस यहाँ पे बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर सकता है। सीबम प्रेजेंट होता है स्किन के अंदर जिसका एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है, यानी स्किन का पीएच और उसके अंदर जो सीबम प्रेजेंट है वो क्या है, एंटी बैक्टीरियल एक्शन परफॉर्म करता है। एंटी बैक्टीरियल का मतलब बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, ठीक है। उसका म्यूकोसल सरफेस, म्यूकोसल सरफेस की बात करें तो फूड एयर पैसेज इज लाइंड बाय म्यूकोसा। जितना भी फूड और एयर पैसेज बताया था, नेजल पैसेज हो गया या ओरल पैसेज हो गया, ये क्या है, म्यूकोसा से लाइन मतलब म्यूकोसा से मिलकर बनता है, जो जिसके अंदर म्यूकोसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होता है। म्यूकस बेसिकली क्या होता है कि डेंस थिक फ्लूइड होता है, जो म्यूकस मतलब क्या है, वो जो डेंस फ्लूइड है उसके अंदर वो बैक्टीरिया या किसी पैथोजन को ट्रैप कर लेता है। तो पहला है एनाटॉमिकल बैरियर जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है पैथोजन की एंट्री को रोकना। अगर पैथोजन इस लाइन को मतलब ब्रेक कर जाता है कि एनी हाउ वो फिजिकल बैरियर को तोड़ के बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो अब बॉडी का दूसरा काम होता है कि अब वो एंटर तो कर चुका है लेकिन उसको ग्रो करने से रोकना है। तो ग्रो करने के लिए क्या करता है, बॉडी अपने अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस करता है, यानी कि अपनी बॉडी अपने फंक्शंस के अंदर कुछ चेंजेस करना स्टार्ट करता है। तो जो सेकंड बैरियर बनता है वो हमारा बनता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। यानी क्या है कि बॉडी फर्स्ट लाइन को तो तोड़ चुका है, यानी म्यूकस और स्किन को वो उसको पेनिट्रेट करके बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है। अब बॉडी का दूसरा फंक्शन क्या होगा कि चलो ठीक है कोई नहीं, वो नहीं वहां पे रोक पाए, अब बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको ग्रो ना करने दे, क्योंकि अगर उसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी बॉडी को डिजीज करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उसके नंबर्स को ग्रो करने से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी को अपने कुछ फंक्शंस चेंज करने पड़ेंगे। जो नॉर्मल फंक्शंस हैं, नॉर्मल फंक्शंस को थोड़ा इनहेंस करना पड़ेगा। तो वो जो चेंजेस होते हैं उनको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। यानी बॉडी यहाँ क्या करने वाला है, अपने फिजिकल एक्टिविटी में कुछ चेंजेस लाने वाला है, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर क्या होता है, मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी मेक एनवायरनमेंट अनफेवरेबल। बॉडी के कुछ फंक्शन होते हैं जो बैक्टीरिया के लिए एनवायरनमेंट को अनफेवरेबल बनाते हैं ताकि वो उसके अंदर ग्रो ना कर सके, जैसे कि फीवर। तो जनरली फीवर जब भी आपने देखा हो कोई सा भी डिजीज हो, मोस्ट ऑफनली क्या होता है, फीवर ही आता है। तो फीवर इसलिए आता है क्योंकि बॉडी जब अपना टेम्परेचर राइज कर लेगा तो उस टेम्परेचर में वो बैक्टीरिया सस्टेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो बॉडी ने क्या कर दिया, अपना टेम्परेचर राइज कर लिया, तो टेम्परेचर राइज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, बॉडी का पीएच एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिडिक की वजह से जैसे कुछ मतलब बॉडी के पार्ट हो गए, जैसे ओरल कैविटी, स्टमक, वेजाइना, यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो अगर यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे आसानी से नहीं कर सकते क्योंकि ये इसका पीएच एसिडिक होता है, और एसिडिक पीएच में क्या होगा, बैक्टीरिया को जला दिया जाएगा, किल कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है सिक्रीशंस। बहुत सारे मतलब कि इस बॉडी के अंदर सेल्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ ऐसे सिक्रेशन करते हैं जिनका जो नेचर होता है वो एंटी माइक्रोबियल नेचर होता है।
जैसे कि सीबम हो गया, लाइसोजाइम्स हो गया। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जैसे सीबम है इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है, और लाइसोजाइम का काम क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है, तो ये इसको किल करने में हेल्प करेगा। तो फिजियोलॉजिकल में क्या हमने पढ़ा कि बॉडी अपने फंक्शंस को चेंज करता है, कैसे, बाय लाइक फीवर, जैसे फीवर आ गया, पीएच ऑफ द बॉडी हो गया, सिक्रीशंस हो गया, ठीक है। सिक्रीशन में जैसे आई से जो भी सिक्रीशन होगा उसके अंदर लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, और लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि ये सेल है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर से हमने रोकने की कोशिश की, बट वो सेल क्या है, इन्फेक्ट हो गया एनी हाउ, उसको जो फिजिकल फंक्शन है वो नहीं रोक पाए। अब क्या मान लेते हैं, कोई भी जैसे वायरस है उसने इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया, तो अब ये जो सेल इन्फेक्ट हो चुका है, अब ये नहीं चाहता कि जो मेरे बाकी भाई बंधु हैं, ये जो मेरे भाई बंधु हैं वो भी इन्फेक्ट हो, तो ये कहता है अब मुझे मरना तो है ही, ठीक है, अब मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई बंधु भी मरे, तो ये कह रहा है कि अगर वैसे मरा तो सिंपल मर जाऊंगा, लेकिन मुझे तो शहीद कहलाना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मरने से पहले एक केमिकल रिलीज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन्स। ये जो केमिकल है ये क्या करते हैं, इंटरफेरॉन सिक्रीट करते हैं। ये जो इंटरफेरॉन, जो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये क्या सिक्रीट करेंगे, इंटरफेरॉन सिक्रीट करते हैं। और ये जो इंटरफेरॉन है जो इसके एडजेसेंट सेल्स हैं इनको जाके इन्फॉर्म कर देता है, भाई वायरस का अटैक हुआ है, बचना है तो बचा लो अपने आप को। तो अब ये क्या करेगा, जो ये इंटरफेरॉन है बाकी जो सेल्स हैं उसके अंदर जनरली क्या करेगा, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग जो प्रोटीन है, ठीक है, इसको लिमिट कर देगा, इसको बनने नहीं देगा, जिससे क्या है कि ये जो वायरस है ये अपने आप को ग्रो ना कर पाए, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल है कुछ ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करते हैं जिनको हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं, और ये क्या है, लगभग 270 जो इंटरफेरॉन है वो 270 अमाइनो एसिड्स का मिलके बनता है, ठीक है। जनरली क्या है, ये स्टिमुलेट करता है, जो इंटरफेरॉन है क्या करता है, स्टिमुलेट एडजेसेंट टू प्रोड्यूस ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन्स। ये एडजेसेंट सेल्स को यानी बगल वाले सेल्स को, अपने भाई बंधुओं को स्टिमुलेट करता है कि आप ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन को बनाने से रोक दें, ठीक है। बाय मैकेनिज्म ऑफ इंटरफेरॉन लिमिट्स द इन्फेक्शन और वायरस। जब ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन नहीं बनेंगे तो उस केस में क्या होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना। अब ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन क्या कर देगा, ट्रांसलेशन को रोक देगा, तो प्रोटीन्स बनेंगे नहीं, वायरल प्रोटीन नहीं बनेगा, तो इन्फेक्शन आगे फिर से कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटरफेरॉन्स आर स्पीसीज स्पेसिफिक, यानी क्या है, हर एक डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन के लिए एक अलग टाइप का क्या बनने वाला है, इंटरफेरॉन बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यानी कि जितने डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे उतने डिफरेंट टाइप के सिंपल इंटरफेरॉन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इंटरफेरॉन्स के फर्दर टाइप्स होते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन गामा। तो जैसे इंटरफेरॉन सपोज करो हमारे पास इंटरफेरॉन अल्फा है, वो क्या है, ल्यूकोसाइट से सिक्रीट होते हैं। इंटरफेरॉन बीटा है वो किसे, फाइब्रोब्लास्ट सेल से सिक्रीट होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के क्या हैं, इंटरफेरॉन्स है जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल से सिक्रीटेड होते हैं, और उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि बाकी जो सेल्स हैं उनको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर दे, ठीक है। दूसरा होता है सेलुलर लेवल, मतलब कि ऑलरेडी हमने अपने सेल को बचाने की कोशिश की फिर भी इन्फेक्शन अब पूरे लेवल में फैल चुका है। अब आते हैं सेलुलर बैरियर, यानी यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं, यानी जो सोल्जर्स होंगे, जो सोल्जर्स है WBC हो गए, ल्यूकोसाइट्स हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया। अब ये सेल एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इस पैथोजन को एलिमिनेट करने में जो ऑलरेडी पूरी तरीके से हमारी बॉडी में फैल चुके हैं, ठीक है। तो जैसे जनरली जितने भी मैंने सेल के नाम लिए आपको, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गया, ठीक है, मोनोसाइट्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, ठीक है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये सारे सेल्स क्या होंगे, अब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब ये सेल्स का काम क्या है कि जो पैथोजन है उसको एनी हाउ एलिमिनेट करना, ठीक है। तो ये सेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए क्या बनाते हैं, सेलुलर बैरियर बनाते हैं, क्योंकि अब सेल किल करने वाले हैं, ठीक है। तो जनरली क्या है, और इन सारे सेल्स को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स बोलते हैं, क्योंकि ये किल करने का काम कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फैगोसाइटिक
सेल्स बोलते हैं, ठीक है, फैगोसाइटिक सेल या किलर सेल्स बोलेंगे यहाँ पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैगोसाइट्स क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं और न्यूट्रोफिल्स होते हैं। जनरली जो मोनोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट भी लेटर स्टेजेस में जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैक्रोफेजेस में हो जाते हैं। और मैक्रोफेजेस क्या है, इर्रेगुलर शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वायरस, सेलुलर डिब्रिस, माइक्रोब्स, इन सारे रिस्पॉन्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस होते हैं और इनको किल करने का काम करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फैगोसाइटोसिस करते कैसे। जैसे सपोज करो कोई न्यूट्रोफिल है, वो फैगोसाइटोसिस करेगा कैसे। तो जनरली जिस पॉइंट पे, मतलब कि जैसे ये मान लो कि ये जो ग्रीन वाला है ये हमारा ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर यहाँ पे हमारे ल्यूकोसाइट या सिंपल ब्लड मतलब कि फ्लो हो रहा है। तो जब भी इन्फेक्शन आता है तो सबसे पहले क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है। यानी जो ये जैसे सपोज करो ये आप देख रहे हो नॉर्मल यहाँ की थिकनेस और यहाँ की थिकनेस में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को दिख रहा होगा। तो पहला स्टेप क्या होता है, वैसोडाइलेशन का होता है। वैसोडाइलेशन का मतलब जो हमारे वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे। तो अभी आपने अगर कभी अपने गाड़ी को वॉश किया होगा तो आपने देखा होगा पाइप को अगर हम इस तरीके से प्रेस कर लेते हैं, उसका एरिया कम करते हैं तो उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वैसे नॉर्मल छोड़ देते हैं, एरिया इंक्रीज होने से प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। तो क्या होगा, एरिया जैसे इंक्रीज हो जाएगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी ब्लड सेल्स हैं उनकी क्या होगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम होने से क्या होगा कि जितने भी ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, वॉल्स के पास आके अडहेशन होना स्टार्ट होगा, उनका चिपकना यानी जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है वैसोडाइलेशन का, कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएं। डायलेट होने से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर कम होगा तो ये जो सारे के सारे WBC है वो एक साइड में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब सेकंड स्टेप होता है एडेशन का। एडेशन का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा एट द पेरिफेरी ऑफ द ब्लड वेसल। यानी जो ल्यूकोसाइट है वो पेरिफेरी पे ही क्या शो करेंगे, एडेशन शो करेंगे। यहाँ पे पेरिफेरी पे एडेशन यानी चिपक जाएंगे, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो रोलिंग होके डायपेडासिस शो करता है। जैसे मान लो कि पैथोजन हमारे यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ब्लड वेसल के बाहर है, तो सबसे पहले वैसोडाइलेशन हुआ, फिर जाके डाय मतलब कि एडहेशन हो गया यानी इससे जुड़ गए, और उसके बाद ये डायपेडासिस शो करता है। डायपेडासिस का मतलब कि ब्लड वेसल से ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं या सिंपल न्यूट्रोफिल है ये मतलब कि ब्लड वेसल से बाहर निकल जाते हैं। ब्लड वेसल्स के बाहर निकलने के बाद अब ये क्या करते हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करते हैं। कीमोटैक्टिक का मतलब कि जो पैथोजेंस हैं इनके ऊपर ऑब्वियस सी बात है एंटीजन होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। इस केमिकल की वजह से इनके बीच में कीमोटैक्टिक मोशन होता है, यानी मतलब कि केमिकल की वजह से मोशन होता है और ये यहाँ पे जाते हैं और लास्ट में जाके ये इसको किल कर देते हैं। लास्ट वाला स्टेप क्या है, फैगोसाइटोसिस, यानी इस स्टेप में जाके ये इसको किल कर देते हैं। तो फैगोसाइटोसिस कैसे होगा, सबसे पहले वेसल्स का साइज इंक्रीज होगा यानी डायलेट होंगे। डायलेट होने से क्या है, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने से जो ल्यूकोसाइट है वो पेरिफेरी पे आके चिपक जाएंगे, नहीं सेकंड स्टेप यानी एडहेशन होगा। उसके बाद वो ब्लड वेसल से बाहर निकलेंगे विद द हेल्प ऑफ डायपेडासिस। उस मोशन को हम डायपेडासिस बोलते हैं। डायपेडासिस के बाद कीमोटैक्टिक मोशन होगा फैगोसाइट्स की तरफ। कीमोटैक्टिक मोशन की वजह से वो वहाँ तक पहुँचेंगे और वहाँ पर वो स्पेसिफिक प्रोटीन जैसे पोरीन्स हो गया या दूसरे लाइसोसोमिक एक्टिविटी की वजह से वो जाके पैथोजन को पूरी तरीके से किल कर। इस तरीके से हमारा जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो पैथोजन को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें। और एक जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं वो कंजक्टिवा पे बनाने वाले हैं और जल्दी इसको मैं अप्रोक्स मंडे तक अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एवरीवन।